चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। विकास सालुंखे और सच्चिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया से मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे और टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि एचडीएफसी बैंक में आखिर क्या चल रहा है, कॉन कॉल में आखिर बैंक ने कहा क्या सफाई दी। ब्रेंट $112 के करीब इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ब्रेंट से मैं क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि कल ध्यान होगा आपको, कल हम जब ट्रेड कर रहे थे तो हम 102 पर थे, आज हम 112 पर हैं और अब 112 पे भी हम नहीं रुक रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, आज करेंसी मार्केट बंद है, लेकिन ऑफशोर मार्केट में, वही ऑफशोर मार्केट तो खुलती हैं, करेंसी मार्केट इसलिए बंद है क्योंकि आज गुड़ी पड़वा है और बाकी सब फेस्टिवल्स हैं, तो इसके लिए आरबीआई की छुट्टी है। लेकिन ऑफशोर मार्केट में ₹93 हिट कर चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप। और ये बात हमने कल या परसों भी की थी बीरू कि एक बड़ा रिस्क ओपन होगा कि अगर ₹95 तक जाएगा तो ये सब जो रैलीज हैं, और वो कल भी दिख ही रहा था, कल जिस तरीके से आखिरी के 1 घंटे में रुपी गिरना शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी वहाँ पर। खैर मार्केट देखिए अब डे लो पर तो नहीं, लेकिन काफ़ी करीब उसके 23,245 पर निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 1700 पॉइंट नीचे। आई थिंक पिछले पूरे 3 दिन की रैली स्वाहा हुई है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी पे 53,600 पर आकर इस समय। मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब 2.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:6 के करीब आ गया। कल इसका उल्टा था, कल 6:1 था, आज एग्जैक्ट उल्टा है 1:6 का। कुल मिलाकर गिनती के 2 स्टॉक्स एफएनओ में ऊपर हैं, वो भी पता नहीं कितनी देर रहेंगे, कोल इंडिया और ओएनजीसी, गिनती के 2 स्टॉक्स, और वो भी मैं जैसा कह रहा हूँ पता नहीं कितनी देर तक रह पाएंगे। और ज़्यादा गिरने वाले शेयर हैं, उसमें सबसे ऊपर HPCL 6.5% नीचे, पेट्रोनेट LNG 5% नीचे, HDFC बैंक करीब 5%, NBCC, डिक्सन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, वोल्टास, आइनॉक्स विंड, KPIT, सब में इस समय बड़ी गिरावट। विरोध जी हाँ, तो आपने ये छोटी सी समरी समझी बाजार की अब तक की। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मानस जी, अमित जी हमारे साथ होंगे एक बार फिर से। विकास सालुंखे और सच्चिदानंद उत्तेकर फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिए लेकर जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, गुड़ी पड़वा की और साथ ही साथ नवरात्रों की आप सभी को शुभकामनाएं। बताइए सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड गुड़ी पाडवा की आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर तो काफी वीक ही है। इनफैक्ट ये 5th डाउनवर्ड गैप निफ्टी पे ओपन हुआ है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ये गैप्स आ रहे हैं, तो आई थिंक एक इमीडिएट हर्डल 23,500 पे भी अभी एस्टैब्लिश हो चुका है। निफ्टी लगातार अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही एग्जॉस्ट हो रहा है, वहीं से एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस प्रोग्रेसिंग है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी ऑन द नेगेटिव साइड है, एंड हो सकता है कि 22,900 का जो एक स्विंग सपोर्ट हमने देखा था, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो भी एट थ्रेट होगा। तो यहाँ पर क्लियरली एक डाउनवर्ड स्पाइरल ट्रेंड है। इमीडिएट बेसिस पे थोड़े से बाउट्स आते भी है, बट उसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह अभी भी नहीं होगी। बट जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, कुछ ऐसे पॉकेट्स भी है, काफी इंटरेस्टिंग पॉकेट्स है जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी शानदार रही है। एक पर्टिकुलर स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी हाईलाइट किया है, उसका नाम है एथर एनर्जी। क्लियरली अगर आप पिछले 4 हफ्तों का भी डेटा देखें तो डिस्पाइट मार्केट वोलेटिलिटी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लाइफ हाइज के आसपास ट्रेंड हो रहा है। पिछले 4 हफ्तों का एक सीक्वेंस ब्रेकआउट इसने एस्टेब्लिश किया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहेगी। एडीएक्स पे डेली पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है ये कन्विक्शन बरकरार रहेगा एंड एक अच्छी रैली बन सकती है ओवरऑल टुवर्ड्स 840। तो यहाँ पर एथर एनर्जी में खरीदारी करने की सलाह होगी। 720 का स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 840 के आसपास एक रिव्यू जोन बनेगा। ऑन द शॉर्ट साइड बजाज फाइनेंस, जिसका आपने भी जिक्र किया है, एक काफी सीवियर डाउन ट्रेंड में लॉक्ड इन रहा है। 860 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी इसने वापस तोड़ दिया है। एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 793 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स बनाने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 854 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है लगभग अराउंड 830 से लेके 800 के जोन।
ओके, तो 2 ट्रेड्स ये सचिन जी के हो गए। विकास जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और सबको गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप वापस यहाँ पे ग्लोबल क्यूज की वजह से वापस नेगेटिव देखने मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिल सकता है। जैसे कि कोल इंडिया यहाँ पे हमें भी स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से उसका डेली और वीकली पैटर्न बनते जा रहा है, मुझे लगता है 470 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 448 का इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 448 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। दूसरा मेरा कॉल जो रहेगा वो भी बाय साइड रहेगा। जेनटेक मुझे लगता है कि लास्ट कुछ दिनों में अगर देखोगे तो एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1430 1440 का जो इम्पोर्टेंट रेंज है वहां पे ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये टुवर्ड्स 200 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिलेगा। तो ऊपर में मुझे लगता है कि 1480 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 1410 का इंपॉर्टेंट बेस अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 1410 के स्टॉप लॉस से जेनटेक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 1480 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो फ्रेश ट्रेड्स हो गई। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? देखिए अनुज जी, पहला रिकमेंडेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है, जिसने स्टॉक ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करेंगे 1394 1394 के स्टॉप लॉस से 1425 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एक सेल रिकमेंडेशन है, क्रॉम्पटन सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए क्रॉम्पटन में एक सेल रिकमेंडेशन है, 247 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 234 तक के टारगेट्स पॉसिबल। चलिए, अब अमित जी के ट्रेड्स बाकी हैं। अमित जी, बताइए आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला शॉर्ट ट्रेड रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे कंटिन्यूअस वीकनेस बनी हुई है और कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। एक पुल बैक 3 दिन का आया था जो कि वापस फेल हो गया है। लगभग 1028 का प्राइस है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रहेगा 1040 का और टारगेट्स यहाँ पे लगभग रहेंगे 1005 रुपीज के। दूसरा स्टॉक डीएलएफ शॉर्ट साइड में रहेगा। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस वीकनेस हम देख रहे हैं, स्टॉक कोई भी पुल बैक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डीएलएफ लगभग 544 545 का प्राइस है। 1% का स्टॉप लॉस, लगभग 550 का स्टॉप रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 535 के। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पश्चिम एशिया में युद्ध के संकट से मार्केट का मूड पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। रैलीज हो रही हैं बीच बीच में, लेकिन वो टिकती नहीं है। जैसा कि आपने आज देखा, 3 दिन की रैली वापस ऑलमोस्ट वहाँ होने की तैयारी हो रही है। इस समय क्या अप्रोच हो आपकी, सब डिस्कस करेंगे वाइट ओक कैपिटल के एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, ये जो फेज़ है मार्केट का, और जिस तरीके से हम ब्रेंट में 115 पर की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन बास्केट ऑलरेडी 140 150 पर आ चुकी है। मेरा पहला सवाल ये है कि एक तो हो गया नियर टर्म का इम्पैक्ट, जो क्लियरली अभी हमको दिख ही रहा है। क्या मार्केट तैयार है एक प्रोट्रैक्टेड इम्पैक्ट के लिए? इसका अर्निंग्स पर इम्पैक्ट होगा, आगे जाते हुए सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट होगा, फंड फ्लोज पर इम्पैक्ट होगा। क्या मार्केट तैयार है इसके लिए? अभी मार्केट यहाँ से और गिर सकता है? अनुज जी, आई थिंक फर्दर डाउनसाइड मतलब और गिरना आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट हम बोलते हैं, या कि भाई अगर ये प्रोलॉन्ग रहा। देखिए, जैसे अगर आप कल ट्रम्प साहब का जो भी ट्वीट या अनाउंसमेंट अगर आप देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल हैज अटैक्ड, अपने आप ही इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के गैस फील्ड को, और अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये मैटर रुक जाए और ईरान इसको फर्दर एस्केलेट ना करे और कतर को बचाए रखे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कॉमन न्यूज़ है, हम सबको पता है। तो अगर किसी न किसी तरीके से एग्जिट, जैसे यूएस प्रोबेबली इस सिचुएशन में से एग्जिट चाहता है। पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में नेटो के मेंबर्स दूसरों को इन्वॉल्व करने की बात हुई, तो हमको ऐसे वॉर के विश्लेषक नहीं है, हम सब वही न्यूज़ पढ़ रहे हैं सब एक साथ, लेकिन इस तरीके से जान पड़ता है कि भाई कहीं ना कहीं से एक एग्जिट की तलाश की जा रही है ये सिचुएशन में से। अगर किसी तरीके से इसमें से इनको एग्जिट मिलता है, तो चलिए ये 15-17 दिन का जो हमारे पे इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट है। अभी 31 मार्च के बाद अप्रैल में रिजल्ट्स आएंगे, कंपनीज के कमेंट्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज वहाँ से हम लोगों को गाइडेंस मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर एक एग्जिट इनको मिलता भी है, तभी भी हम लोगों को कॉर्पोरेट कमेंट्री और रिजल्ट्स के समय का जो डिस्कशन है वो देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहाँ से एग्जिट नहीं मिलता है, इसी तरीके से एस्केलेशन पे एस्केलेशन होता है, तब तो डेफिनेटली
सेकेंड ऑर्डर की क्या बात करें, तब तो तेल और गैस और ये सब के ऊपर और भी न्यूज़ फ्लो और भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी का जो माहौल है इसमें थोड़े टाइम सब लोगों को सचेत और सावधान रहना चाहिए, कोई एग्रेसिव करना नहीं चाहिए और मार्केट को वॉच करना चाहिए कि भाई किस तरीके से रिजल्ट सीजन कमेंट्री ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं किस तरीके से प्ले आउट होता है, इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा आपने, अगले 15-20 दिन 1 महीने में काफ़ी वॉचफुल रहना चाहिए। इन सर्कमस्टेंसेस को कोई भी अगर आप देखें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आईटी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आईटी की ये गिरावट मेरे ख्याल से आपके मेरे करियर की सबसे बड़ी गिरावट है ना। आई मीन ऐसा पेन तो हमने कोविड में नहीं देखा था, ऐसा पेन हमने शायद 2000 में भी नहीं देखा था। ये जो बड़ा गिरावट रही, कितना वॉचफुल रहेंगे आप इस बार की मैनेजमेंट कमेंट्रीज को लेकर? अभी हैप्पीएस्ट माइंड का एक वन ऑफ केस हुआ था, उन्होंने अपने अपने FY27 की अर्निंग्स को लेकर थोड़ा सा प्रोडिक्शंस की कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। आईटी पर आपका टेक क्या है इस बार? वीरेंद्र जी, आई थिंक एंड ऑफ 2025 जब हमारी बात हुई, आई थिंक लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में बात हुई होगी, तो डेफिनेटली शायद वो बहुत अर्ली प्रेडिक्शन या बहुत ही मिस टाइम्ड स्टेटमेंट रहा होगा, क्योंकि मैं बता रहा था कि एक कॉन्ट्रा कॉल बनेगा, तो वहाँ से तो और NAV गिरी है और आईटी का इंडेक्स वहाँ से तो गिरा ही है, तो वो तो डेफिनेटली एक गलत एक्सपेक्टेशन था। लेकिन अभी भी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आता है, आई वुड स्टिल से कि वो कॉन्ट्रा बेट है। और तभी अगर आप देखें तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि भाई यूएस में कभी ना कभी ये जो एआई का हाइप है या जो एआई की ये रैली है, इसके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे। तो ज़रूर यूएस में जब रिजल्ट्स आते हैं तो एआई, ये हाइपर स्केलर्स और कैपेक्स जो कंपनियां कर रही है, उनके वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बनेगा। ये सब आप एआई का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई अगर साल में कोई $500 बिलियन का निवेश करता है, तो फ्यूचर में उसको $1.5-2 ट्रिलियन का रिटर्न मिलना चाहिए अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बनाने के लिए। तो कहाँ से ये आएगा? और अगर आप देखें, ये जो एआई का पूरा कमर्शियलाइजेशन अगर करना है, तो आईटीएस कंपनी को ही ऑर्गेनाइजेशंस को एआई एनेबल और एआई के लिए रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड माइग्रेशन, उसके ऊपर एनालिटिक्स के ऊपर फिर इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की बात की जा सकती है। बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा इंटीग्रेशन, 100% क्लाउड माइग्रेशन, एनालिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें आज फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी एनेबलमेंट में, आईटी में काम करने के लिए भी हमारी आईटीएस कंपनीज का रोल रहेगा। ज़रूर कुछ विनर्स चेंज होंगे, जो लोग अडेप्ट नहीं करेंगे उनका नुकसान होगा, कुछ नए विनर्स भी उभर के आएंगे। स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज पे ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर 3 महीने पहले जब मैंने बात की, वो तो अब हमको पता है कि टू अर्ली या गलत टाइमिंग था, लेकिन फिर भी ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। और अगर एआई की जो ये हाइप है, ये कहीं न कहीं कूल ऑफ होती है, तब भी रिलेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर रहेगा। ओके, ये हो गई निफ्टी आईटी पे। अब आते हैं एक दो और बास्केट पे। एक जो समर थीम होती है आशीष जी, अमूमन पिछले साल तो इसने काम नहीं किया था, दैट वाइट गुड सेगमेंट। थोड़ा वाइट गुड सेगमेंट को और बढ़ाते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यहाँ पर आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन एक सीजनल फैक्टर एक काम करता है यहाँ पे, बट एक बार फिर से वही हो रहा है, अनसीजनल रेन्स वो टेम्परेचर्स को थोड़ा डाउन रख रही हैं। क्या क्या ऐसी कुछ थीम्स हैं आपके पास जहाँ पे थोड़ा सा हाइड किया जा सकता है इस वक्त, या फिर ये भी अभी अवॉइड कैटेगरी में ही प्लेस करेंगे आप? आई थिंक वीरेंद्र जी, फिलहाल तो अगर आप देखें तो मार्केट का ओवरऑल मूड वेस्ट एशिया को लेकर के, आज एचडीएफसी बैंक को लेकर के, एफआई सेलिंग, बाहर के न्यूज़, सो आई थिंक क्या है, ओवरऑल मार्केट का माहौल पिछले महीने 1.5 महीने से और खास करके 27 फरवरी के बाद से तो मार्केट का माहौल ही नेगेटिव हो गया है। लेकिन ओवरऑल जो अंडरलाइंग इसके पीछे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर में हमारी आर्थिक व्यवस्था पे पिछले 15 दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं, इसका हमारी आर्थिक व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, वो तो हम लोग वॉच करेंगे। लेकिन जैसा आप कंजम्पशन, कंज्यूमर या वाइट गुड्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो बेसिस अंडरलाइंग हाइपोथेसिस है या जो अंडरलाइंग बिलीव्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि
आने वाले समय में अगर हम बात करें जैसे 8th पे कमीशन आने वाली है, या ये हर स्टेट इलेक्शन में गवर्नमेंट यू नो कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस करती है। जो टैक्सेशन चेंज है ऑब्वियसली वन टाइम नहीं है, जीएसटी रैशनलाइजेशन भी वन टाइम नहीं है। ऑल दीज टैक्स चेंजेस, पूरा जीएसटी रैशनलाइजेशन, ये सब कुछ परमानेंट है, राइट? वो हमेशा आगे जाकर के भी बेनिफिट देगा। सो आई थिंक ये जो बेसिक अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस है, और कंजम्पशन में केवल वाइट गुड्स की बात नहीं है। अगर आप देखें जैसे एयरलाइंस हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ट्रैवल टूरिज्म होटल्स हैं, तो ये सारों में मुझे ऐसा लगता है कि अंडरलाइंग ट्रेंड्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मीनवाइल अब एफएनओ में सारे स्टॉक्स रेड में आ चुके हैं और कोई इसमें कुछ बचा नहीं है, सब रेड में है इस समय। आशीष जी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू नहीं मांग रहा हूँ आपसे, लेकिन ये जो ओवरनाइट एचडीएफसी बैंक की डेवलपमेंट हुई, इस पर आपका क्या व्यू है? क्या इससे थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट और ख़राब हो सकता है, स्पेशली जब एक ऐसी कंपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, उस पर अगर हल्का सा भी सवाल उठे तो? जरूर अनुज जी, क्योंकि इंडेक्स में बहुत बड़ा वेटेज है। कोई सा भी आप इंडेक्स ले लीजिए, निफ्टी बैंक ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए। हम लोग रिटेल म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, जहाँ पे हमारा मेन टास्क है इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। तो ठीक है, हमारे पोर्टफोलियोज में इंडेक्स के मुकाबले अंडरवेट था, और इतना ज़्यादा वेटेज नहीं था, तो चलिए ठीक है, थोड़ा शायद रिलेटिव परफॉर्मेंस में कम मार पड़ेगा। लेकिन आप एफआईआईस के नज़रिए से देखें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के नज़रिए से देखें, तो क्योंकि ये इंडेक्स का और हमारे मार्केट कैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ज़रूर इसका सेंटिमेंट पे और परफॉर्मेंसेस पे और लोगों के पोर्टफोलियोज पे ज़रूर असर पड़ता है। और ये वाइडली हेल्ड स्टॉक है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा जिसके पास ये बैंक का स्टॉक शायद ना हो, ऐसा मुश्किल है कोई पोर्टफोलियो। तो ये एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट है। प्लस ऑफ कोर्स मैं स्टार्टिंग में सुन रहा था, जैसा आपने बताया, रुपये पे असर, एडीआर, जब कल रात को एडीआर नेगेटिव था, रुपया नेगेटिव, तो वो दर्शाता है कि भाई एफआई सेलिंग भी इस स्टॉक में या इस तरह पे देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव सेंटिमेंट है। और मेरे ख्याल में जो लेटर पब्लिश किया गया उसमें थोड़ी, जैसे आप कहें कि लैंग्वेज थोड़ी इनडायरेक्ट है, कि भाई वैल्यूज और एथिक्स की जब बात उठती है तो उसकी वजह से एक सस्पेंस बनता है। ज़रूर आज आप सभी मीडिया के दोस्तों ने बैंक से, बैंक मैनेजमेंट से और बोर्ड से बात की है, तो उससे थोड़ी पॉजिटिविटी और एक तरीके से कंट्रोल या काबू आया है, या क्लैरिफिकेशन कुछ आया है। बट ज़रूर ये अनएक्सपेक्टेड सडन डेवलपमेंट काफ़ी नेगेटिव है। ओके। अच्छा, अब इसके अलावा, अब क्योंकि हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जैसा शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौके दे रहा हो, ये कोई पर्टिकुलर थीम जहां पर आप सुप्रीमली बुलिश हो और जहां पर अब आप इन्वेस्टर्स को कहें कि अब इन लेवल्स पर बाय करें, इवन इफ यहाँ से अगर और भी गिर जाए तो कोई टेंशन नहीं है? तो अनुज जी, दो चीज़ें हैं। जैसे एक तो मैं हमेशा, मतलब मैं बता ही रहा हूँ लोगों को कंटिन्यूसली, बिकॉज ऐसे समय पे हमारे तो क्लाइंट इंटरेक्शंस, जो वित्तीय सलाहकार है उनके कॉन्फ्रेंसेस, ये सब एक्चुअली बढ़ जाता है। काफ़ी इंटरेक्शंस, दिन में 3-3, 4-4 बार इंटरेक्शंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। तो हम सब लोगों को यही बताते हैं कि भाई देखिए, हर दूसरे साल किसी न किसी कारण से 15-20% की गिरावट आती है मार्केट में। आज हम लोग 2026 में हैं, तो भाई आज इस कारण से आया है। पिछले साल ट्रम्प साहब के टैरिफ्स और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू की बात हो रही थी, उसके पहले इलेक्शन, कोalition पॉलिटिक्स, उसके पहले ईरान इसराइल का फिर कोई मामला, उसके पहले सिलिकॉन वैली बैंक, यूक्रेन रशिया वॉर। तो लगभग हर दूसरे तीसरे साल एक बार निफ्टी 15-20% गिरी है, और हर बार अलग कारण होता है, और हर बार जो कारण आता है वो इतना ही भयानक हमको लगता है, और इतना ही हमको डराता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को लाइटली लिया जाए। इनफैक्ट मैंने खुद कहा कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तब तक सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक आने वाले 3 से 6 महीने में देखिए पॉजिटिविटी भी इसमें निकलेगी, क्योंकि किसी भी कारण से अगर यूएस की ये एआई की रैली, देखिए यूएस का अगर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है तो कोई इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालने नहीं वाला है। अब किसी भी कारण से अगर यूएस में मार्केट करेक्ट होता है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में और रिलेटिव वैल्यूएशंस और ये सारे पिछले 1.5-2 साल के डेवलपमेंट्स को लेकर के इंडिया में पैसा जरूर आएगा। तो पहले तो इसमें सेक्टर टाइम करना मुश्किल है, बट आई वुड से मल्टी कैप, क्योंकि अब क्या है कि स्मॉल कैप, मिड कैप भी इंटरेस्टिंग होने लगा है। तो पहले हम बोलते थे सबको फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, ये सब, बट आई थिंक अभी मैं बोल रहा हूँ सबको मल्टी कैप फंड्स में डालें, जहाँ पे 70% हमारा एक्सपोजर स्मॉल एंड मिड कैप में होता है।
रही बात सेक्टर्स की, तो आई थिंक जैसे हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल्स है, आई थिंक जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिजिटल या टेक, तो ये जो है इसमें आई थिंक सिलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप सेक्टर्स की बात करते हैं तो। और अगर आप मार्केट कैप की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मॉल एंड मिड कैप कलेक्ट करना शुरू करना चाहिए और आने वाले 3 से 6 महीने में ग्रेजुअली एंट्री लेनी चाहिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यूज सामने रखने के लिए। अब HDFC बैंक को वापस एड्रेस करते हैं। अतानु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के बाद शेयर 5% टूटा है। एनालिस्ट कॉल में क्या क्या कहा मैनेजमेंट ने, ये सब समझते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफ़ी कुछ इंश्योर करने की कोशिश की है मैनेजमेंट ने कि क्यों ये इस्तीफा आया, क्यों ऐसी लैंग्वेज उन्होंने लिखी। हालांकि उनका यही कहना है, बोर्ड की तरफ से यही इंडिकेशन आई है कि इस रेजिग्नेशन से जो है वो कोई भी कारोबार पर असर नहीं नज़र आता है। ये पूरा रेगुलेशन के मद्देनज़र रखते हुए जो है वो रेजिग्नेशन आते हुए दिखा है। कल वो RBI के पास गए, शॉर्ट नोटिस पे ये रेजिग्नेशन को अप्रूव किया गया और KK मिस्त्री साहब ने जो है वो 3 महीने के लिए इंटरिम चेयरमैन के तौर पर अब नियुक्ति आती हुई दिखी है। काफ़ी सारे एनालिस्ट ने एक ही सवाल पूछा मैनेजमेंट से और बार बार पूछने की कोशिश की, क्यों चक्रवर्ती साहब ने इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखी। तो मैनेजमेंट ने उस पर यही कहने की कोशिश करी कि उन्होंने बोर्ड के मेंबर्स ने चक्रवर्ती साहब से पूछने की भी कोशिश करी कि क्यों वो ऐसा लिख रहे, लेकिन उनका कोई आंसर बोर्ड को नहीं मिला। हालांकि हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिफरेंसेस हो, पावर से रिलेटेड उन्हें कोई भी बोर्ड लेवल पर इशू नहीं नज़र आते हैं। मैनेजमेंट ने ये भी क्लियर करने की कोशिश कि कोई भी बोर्ड मीटिंग में कोई भी बड़ा इशू सामने नहीं आया था। बोर्ड मिनट से ये जाहिर होता है कि कोई भी बड़ा इशू सामने नहीं आते हुए दिखा था। पर्सन टू पर्सन कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से उन्होंने शायद रेजिग्नेशन में ऐसी लैंग्वेज लिखी है। लेकिन इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े क्वेश्चंस पर मैनेजमेंट ने यही कहा कि वो भी वहाँ पर भी कोई भी कंसर्न फिलहाल मैनेजमेंट को नहीं दिखता है। और KK मिस्त्री साहब ने एक और चीज़ कही कि अगर 71 की एज में उन्होंने इसको संभाला है तो मतलब उनके प्रिंसिपल से जुड़ा ही रहेगा, वहाँ पे बैंक से रिलेटेड कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन्हें नज़र नहीं आता है। काफ़ी कोशिश की एनालिस्ट को समझाने की, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी कि उतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्यों लिखी। हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे मैनेजमेंट पॉजिटिव है। ओके, मैनेजमेंट की पॉजिटिव टिप्पणियां। निपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैनेजमेंट ने कहा, किन सवालों का क्या जवाब मिला, इसका पूरा अगर आप देखें ब्यौरा पेश करने के लिए एक बार HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर लेके आइए। 801 की ट्रैजेक्टरी में भी ट्रेड करता हुआ श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से मीनवाइल जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके इस वक्त के? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर कुछ कहीं अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है तो कुछ कैप गुड्स और इंजीनियरिंग स्टॉक्स में एक्टिविटी दिख रही है। थर्मैक्स में वैसे ऑलरेडी हमने मोमेंटम देखा है, आज के दिन में स्टॉक ऊपर है। अभी हमें लग रहा है कि कमिंस इंडिया ये करेक्ट हुआ है, स्टॉक 4,900 के करीब था, अभी 4,600 के करीब आया है और एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना रहा है। तो 4,600 के करीब कमिंस इंडिया को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 4,540 रुपए का और हमें लगता है कि वापस ये रिबाउंड करके स्टॉक एक बार 4,750 तक जा सकता है। इसके अलावा वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है वो बैंकों में और थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये इवेंट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तो इसी वजह से लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हुई है। IDFC फर्स्ट बैंक को शॉर्ट करे 62, 50, 63 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसे शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है हमें 64 रुपीज का और टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं 58 रुपीज के। ओके, चलिए अब इस नोट पर इस शो को समेटेंगे। श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। मार्केट देखिए अभी भी काफ़ी दिक्कत में है। 23,250 निफ्टी पर, सेंसेक्स अभी भी 75,000 के नीचे 74,950 के आसपास और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है, करीब करीब 3% की। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप ऑलमोस्ट 1:5 के बीच। इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद श्रेया और कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।